हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोकी प्लस एकेडमी। आज हम आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट सेकंड करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस पेपर को डिस्कस कराते हैं और आज हमारे 4 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट के वो क्वेश्चन ले लिए हैं जो कि हमारे पिछले प्रैक्टिस में से छूट गए थे, और इसके अलावा 5 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को हमने लिया है। हमारी क्लास उन सभी बच्चों के लिए जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, और या फिर वो आरआरबी एनटीपीसी की, आरपीएफ एसआई की, कांस्टेबल की, जीडी की, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए है। क्योंकि इन सभी एग्जाम्स में जीके जीएस काफी अहम भूमिका अदा करता है। और अगर आपको जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो आपको हमारी क्लास को कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, किस संविधान संशोधन से दल बदल कानून को जोड़ा गया था? ये किस संविधान संशोधन से दल बदल को जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन, 61 में से, 7 में से, या फिर 101 में संविधान संशोधन से? देखिए भैया, दल बदल कानून को 52वें संविधान संशोधन से दल बदल कानून को जोड़ा गया था। आपको पता होना चाहिए 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था और इसके द्वारा एक अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और इसके द्वारा एक 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा हम 61 में, 7वां, 101 में संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे। पहले हम 61 में संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन, इसमें मताधिकार की आयु यानी कि वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। 61वें संविधान संशोधन से मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। इसके अलावा 7वां संविधान संशोधन के बारे में देखते हैं। देखिए, 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ था और ये फजल अली आयोग की सिफारिश पर, इसके फजल अली आयोग की सिफारिश पर हमारे पूरे भारत को भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता 7वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी और भारत को 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा इस संविधान संशोधन से यह भी कहा गया कि भैया एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि एक हाईकोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकती है। यह भी इसी संविधान संशोधन से हुआ था। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे एक हाईकोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कैसे रह सकती है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखते हैं। जैसे कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों के लिए कार्य करती है चंडीगढ़ हाईकोर्ट। इसी तरह से गुवाहाटी हाईकोर्ट है, ये असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश चारों राज्यों की संयुक्त हाईकोर्ट है गुवाहाटी हाईकोर्ट, जो कि असम में स्थित है। इसके अलावा कोलकाता हाईकोर्ट है, ये पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार दोनों के लिए कार्य करती है कोलकाता हाईकोर्ट। इसी तरह से केरल हाईकोर्ट है, ये केरल और लक्षद्वीप, ये दोनों के लिए कार्य करती है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था भैया? जीएसटी को जोड़ा गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था, किसने करवाया था? आपको पता होना चाहिए। देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हो गया था और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? शाहजहां ने करवाया था। अच्छा, शाहजहां ने और क्या क्या बनवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए भैया, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। क्या बनवाया? दिल्ली का लाल किला बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई। इसके अलावा आगरा का ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। इसके अलावा आगरा के किले में, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा लाहौर में शीश महल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ये सारी चीजें आती हैं, आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, और आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसके अलावा मयूर सिंहासन को भी शाहजहां ने ही बनवाया था, जिसको नादिर शाह लूट कर ले गया था मयूर सिंहासन को। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से, सतपुड़ा की पहाड़ी से, या फिर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से?
देखिए महानदी का उद्गम जो होता है वो सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और सतपुड़ा की पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अब मैं आपको इनको मैप में बताऊंगा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती और कावेरी नदी, इन चारों नदियों के बारे में आपको मैप में बताऊंगा। इसके अलावा इनकी सहायक नदियों के बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले महानदी के बारे में देखेंगे। देखिए महानदी 851 मीटर लंबी होती किलोमीटर लंबी है, 851 किलोमीटर लंबी है महानदी। इसके लिए हमने मैप ले लिया है। और महानदी का उद्गम जो होता है कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावे पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? सिहावा पहाड़ी से। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ी है, सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, देखिए ये नदी निकलती है सिहावा पहाड़ी से, ये इस तरह से नदी निकलती है और जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको याद रखना है, इसका उद्गम सिहावा पहाड़ी, मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन एग्जाम में आता है सहायक नदियों के बारे में। आइए देख लेते हैं सहायक नदियां। देखिए सहायक नदी है, बाएं तट की इसकी सहायक नदी है शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब, ये इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं। आइए इनको मैप में देखेंगे। देखिए ये है यहाँ पर ये यहाँ पे जो आती है, ये आ जाती है यहाँ पर, ये कौन सी नदी आती है? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी है भैया? ये शिवनाथ नदी। और इधर जो आती है वो आती है हसदो नदी। कौन सी नदी है? ये हसदो। इसके अलावा इधर आती है मांड नदी और इधर आती है हमारे पास ईब नदी। कौन सी नदी आती है? ईब नदी। तो ये सहायक नदियां हैं, महानदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा दाएं तट की सहायक नदी हैं जोंक, ओंग और तेल। कौन कौन सी भैया? जोंक, ओंग और तेल। यहाँ पे है आपकी कौन सी नदी? जोंक नदी। कौन सी नदी भैया? जोंक नदी। इसके अलावा इधर आ जाती है आपकी ओंग नदी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नदी है? ओंग नदी है। और इधर आ जाती है आपकी तेल नदी। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सारी नदियां हैं, आपको मैप लेकर आना है, मैप में बनाना है, रटना नहीं है आपको इन्हें, केवल आपको इन्हें बनाना है। अब बनाने से ही याद हो जाएगा, 2-3 बार बनाओगे आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आता है एग्जाम में नदियों पर बनी परियोजना से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए महानदी पर कौन कौन सी परियोजना बनी हुई है। महानदी पर हीराकुंड परियोजना बनी हुई है और इसके अलावा टिकरपाड़ा बांध परियोजना बनी हुई है महानदी पर। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे कौन कौन सी? हीराकुंड परियोजना और टिकरपाड़ा बांध परियोजना। आइए देखते हैं अगले, उसके अलावा ताप्ती नदी के बारे में देखते हैं। देखिए ताप्ती नदी 724 किलोमीटर बहती है। ताप्ती नदी इतनी लंबी ताप्ती नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है। आइए सिर्फ मैप में देखेंगे कहाँ है मध्य प्रदेश का बैतूल जिला और कहाँ से निकलती है ये ताप्ती नदी है। यहाँ से निकलती है ताप्ती नदी, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे इसका मुहाना कहाँ पर है। ये इसका मुहाना है, ये अरब सागर की खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना है। कहाँ पर इसका मुहाना? अरब सागर की खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना है। और ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाले दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको कल बताया था और आज फिर से बताऊंगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ इसके कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां बाएं तट की सहायक नदी है गोमोई, अरुणावती और अनेर नदी। गोमोई नदी कौन सी है भैया? ये यहाँ से निकलती है गोमोई नदी। कहाँ गई? ये है यहाँ से गोमोई नदी। कौन सी नदी है? गोमोई नदी। इसके अलावा इधर आ जाती है अरुणावती नदी, अरुणावती नदी। और इधर आती है इसके बराबर में वो अनेर नदी। कौन सी नदी? अनेर नदी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी कुछ दाएं तट की सहायक नदियां हैं। दाएं तट की सहायक नदी पंजरा, बोरी, गिरना, पूर्णा। कौन कौन सी भैया? पंजरा, बोरी, गिरना, पूर्णा इसकी दाएं तट की सहायक नदी हैं। आइए इन्हें भी देख लेते हैं। आइए इन्हें देखते हैं। ये यहाँ पे आ जाती है पंजरा नदी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नदी है? पंजरा नदी। पंजरा नदी के अलावा इसके पास आ जाती है बोरी नदी। कौन सी नदी है? बोरी नदी। और इसके अलावा फिर इधर आती है गिरना नदी। कौन सी नदी? गिरना नदी। और ये आ जाती है इस तरफ पूर्णा नदी। कौन सी नदी? पूर्णा नदी। तो ये हो जाती है ताप्ती की कुछ सहायक नदियां, आप इसे याद रखेंगे। आइए देखेंगे अब नर्मदा नदी के बारे में। देखिए नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। तो ये नर्मदा नदी के लिए हमने यहाँ मैप ले लिया है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ये है अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, और ये निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, ये निकलती है नर्मदा नदी। इसका उद्गम कहाँ से हो गया? अमरकंटक पहाड़ी से। ये भी कहाँ पर गिरती है? ये भी अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है।
लेकिन ये उत्तर में विंध्यन और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से बहती है। उत्तर में तो विंध्यन है, ये ऊपर वाला उत्तर एरिया है, नीचे वाला दक्षिण एरिया है। उत्तर में विंध्यन पर्वत श्रेणी है तो ये बन गया विंध्यन पर्वत श्रेणी। दक्षिण में कौन सी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है तो ये बनेगी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके बीच में बहती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। और इसका मुहाना कहाँ पर है, अरब सागर की खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना है, ये इसका मुहाना है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, इन्हें देख लेते हैं। ओरसंग, कोलार, बारना, हिरान। इसके अलावा है इसकी सहायक नदियां करजन, तवा, बंजर, शेर। ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं, इंपोर्टेंट नदी हैं, आप इसे याद रखेंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम ओरसंग नदी को देखते हैं। ये इधर है आपकी ओरसंग नदी। ठीक है, ये ओरसंग नदी है। ओरसंग के बाद आ जाती है फिर कोलार नदी, इस तरफ आती है आपकी कोलार नदी। कोलार नदी के बाद में आ जाती है फिर आपकी बारना नदी। कौन सी नदी, बारना नदी। ये है आपकी बारना नदी। ये बारना नदी को हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है, बारना को ऊपर लिख दिया है, नदी ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। इसके अलावा एक आती है यहाँ पे हिरान नदी। कौन सी नदी है भैया, हिरान नदी। ये आ जाती है इस तरफ हिरान नदी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे कौन कौन सी है भैया। और ये ओरसंग होगी, कोलार होगी, बारना होगी, हिरान होगी। अब देखते हैं नीचे की तरफ। नीचे आ जाती है इस तरफ करजन नदी। कौन सी नदी है, करजन नदी। करजन नदी है। करजन के बाद इधर आती है तवा नदी। ठीक है, इधर आती है तवा नदी। तवा के बाद फिर आपके पास आ जाती है शेर नदी। कौन सी नदी आती है, शेर नदी। शेर के बाद फिर इधर आती है बंजार नदी। कौन सी नदी, बंजार नदी। तो ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की, आपको याद रखनी है, आपको ये मैप में बनानी है। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा नदी पर एक परियोजना बनी हुई है, सरदार सरोवर जल परियोजना। ये नर्मदा नदी पर बनी हुई है। और इसके अलावा इस पर कुछ जलप्रपात भी है। इसके जलप्रपात हैं धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात। ये कुछ जलप्रपात है, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कावेरी नदी के बारे में। देखिए, कावेरी नदी के लिए हमने मैप ले लिया है। ये कावेरी नदी है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, कावेरी नदी को। और कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ये कर्नाटक है, ये कर्नाटक स्टेट है, कर्नाटक ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसका मुहाना कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सहायक नदियां हेमावती, शिमशा, अर्कावती। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। आइए देखते हैं हेमावती नदी को। हेमावती नदी, इसके अलावा शिमशा नदी है, इसके अलावा फिर आ जाती है अर्कावती नदी। कौन सी नदी है, अर्कावती नदी। ये अर्कावती नदी है। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। इसके अलावा है इसकी लक्ष्मण तीर्थ, कागनी, भवानी और अमरावती। ये इसकी कुछ और सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, लक्ष्मण तीर्थ सहायक नदी, ये लक्ष्मण तीर्थ है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाती है कावनी नदी, कावनी के नीचे आ जाती है भवानी नदी, भवानी के साथ आ जाती है अमरावती नदी। कौन सी नदी, अमरावती नदी। ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा इस पर कुछ बांध परियोजना बनी हुई, जैसे कृष्ण राजा सागर बांध, शिव समुद्र बांध, ये कर्नाटक में है। इसके अलावा मैत्तूर बांध, ये तमिलनाडु में है, आप इसे याद रखेंगे। और कावेरी नदी का जल विवाद चल रहा है, किस किस में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी का जल विवाद चल रहा है। उम्मीद करता हूँ सब चीज समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को कब शुरू किया गया था, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में। किस वेद में सबसे ज्यादा श्लोक है, तो भैया ऋग्वेद में सबसे ज्यादा श्लोक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। तो ऋग्वेद में है कितने श्लोक, तो ऋग्वेद में कुछ 10,600 श्लोक हैं। ऋग्वेद में कितने, 10,600 श्लोक हैं। और ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और ये श्लोक इन्हीं में बटे हुए हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त में ये वाले श्लोक बटे हुए हैं। ऋग्वेद बटे हुए, ऋग्वेद के 10,600 श्लोक बटे हुए हैं, आपको याद रखना है। ऋग्वेद देखिए सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और इस वेद में सप्त सिंधु नदी का भी उल्लेख है। तो ये सप्त सिंधु नदी है कौन कौन सी, और इनका वर्तमान नाम कौन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है। देखिए हमने इसके प्राचीन नाम, वर्तमान नाम के बारे में बात की है। देखिए सिंधु नदी, सिंधु नदी जो आज हम जैसे सिंधु नदी बोलते हैं, उसका पुराना नाम सुवास्तु था। क्या था, सुवास्तु। झेलम, झेलम का पुराना नाम वितस्ता था। इसके अलावा चिनाब, चिनाब का पुराना नाम अक्सिनी था। क्या था, अक्सिनी था। और रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी था। क्या था, परुष्णी था। इसके अलावा व्यास नदी, व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा था। ये आपको याद रखने भी है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये पूछता है। इसके अलावा
सतलुज नदी का पुराना नाम सतुद्री था, और इसके अलावा सरस्वती नदी का पुराना नाम था दृशद्वर्ती। क्या था? दृशद्वर्ती था। आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है, और ये गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। गायत्री मंत्र सावित्री देवी के लिए समर्पित है, और इस वेद के महत्वपूर्ण देवता इंद्र देवता है। कौन है इस वेद की महत्वपूर्ण देवता? इंद्र देवता है, याद रखेंगे। ऋग्वेद में महत्वपूर्ण देवता इंद्र देवता है, और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, हमारे धर्म में या हिंदू धर्म में कितने वेद हुए? 4 वेद हुए हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका क्रम याद करने के लिए आपको याद रखना है रायसा। 8 से ऋग्वेद, 22 से यजुर्वेद, एस से सामवेद और अ से अथर्ववेद। 8 से ऋग्वेद। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है और ये मंत्रों की पुस्तक है। इसके अलावा यजुर्वेद, 22 से यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजु का मतलब होता है यज्ञ, यानी कि यज्ञ से संबंधित कर्मकांड जो है वो यजुर्वेद में है। यज्ञ से संबंधित कर्मकांड किसमें है? यजुर्वेद में है। इसके अलावा एस का मतलब होता है सामवेद। साम का मतलब होता है संगीत। तो ये ऋग्वेद के से लिए गए भजनों के साथ मंत्रों की भी पुस्तक है। कौन सी? सामवेद। और यह वेद भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। तो संगीत के लिए कौन सा वेद महत्वपूर्ण है? सामवेद महत्वपूर्ण है। आप इसे याद रखेंगे, सामवेद संगीत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अथर्ववेद, ए से अथर्ववेद। अथर्व का मतलब होता है जादू। अथर्व का मतलब होता है जादू। इस वेद में बुराइयों और रोगों के निवारण के लिए उपयोगी मंत्र हैं अथर्ववेद में। ठीक है, याद रखेंगे। बुराइयों और रोगों के निवारण के लिए उपयोगी मंत्र किसमें? अथर्ववेद में है। आप इसे याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? यानी कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आपको याद रखना होगा। और ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? आपको 22 की 22 भाषा याद रखनी है। आइए मैं अभी आपको याद कराता हूँ, मैं इसे याद कराऊंगा। देखिएगा मेरे साथ साथ बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। देखिए, हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं थी, लेकिन अब 22 भाषाएं। आइए 22 भाषाएं देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं एक मैप अपने भारत का। ये हमारे भारत का मैप है। इस क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है इसे देखेंगे। देखिए हमारे पूरे उत्तर भारत में लगभग लगभग इस एरिया में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो आपको याद रखना, इधर हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, हिंदी के ऊपर आ जाती है संस्कृत। उत्तराखंड की एक ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत भी है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के एक ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत भी है। तो संस्कृत उत्तराखंड में। इसके अलावा ये पंजाब है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। इधर उर्दू और कश्मीरी दोनों बोली जाती हैं। ठीक है, उर्दू भी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है। याद रखेंगे कौन कौन से, आप अपने मुंह से बोलिए। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू और कश्मीरी। आप मैप लेना, मैप में लिखते जाना और मुंह से बोलते जाना। ठीक है, इसके अलावा इधर जो आ जाती है, अब आती है बंगाली भाषा। कौन सी आती है? बंगाली भाषा। बंगाल में बंगाली भाषा और बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा असम में असमिया भाषा आती है। फिर आती है आपके पास उड़िया भाषा, उड़ीसा के अंदर। फिर आती है आपके पास तेलुगु भाषा। कौन सी? तेलुगु भाषा। ये आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में तेलुगु भाषा होती है। इसके अलावा तमिलनाडु में तमिल भाषा। फिर मलयालम भाषा। मलयालम भाषा केरल और लक्षद्वीप में दोनों में मलयालम भाषा बोली जाती है। फिर इधर ये आता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा। कौन सी भाषा? कन्नड़ भाषा। फिर महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। ठीक है, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती भाषा बोली जाती है। तो ये कितनी भाषाएं हो गई? तो ये कितनी हो गई? ये हो गई 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये कुछ 14 भाषाएं हो गई। ठीक है, 14 के बाद 15वीं भाषा आती है। 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये आपको याद रखना है, संविधान संशोधन भी याद रखना है। इसके अलावा 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। पहले सिंधी, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये एक साथ याद रखना है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर इसके बाद 92वें संविधान संशोधन से 4 और भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन सी भैया? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। तो इस तरह से अब हो जाती है 22 भाषाएं। कितनी हो गई? 22 भाषाएं। तो आपको ये इसी तरह से याद रखना है, इसी तरह से मैप लेके आना है, बनाना है, और इसी तरह से आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारे संविधान में, देखिए हमारे संविधान में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। लेकिन राजभाषा अधिनियम 1965 के द्वारा यह जरूर कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा को सहयोगी भाषा के रूप में यूज किया जाएगा। लेकिन अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा नहीं है हमारे संविधान में। ठीक है, इसके अलावा हमारे भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं और इनको मान्यता कब दी गई थी?
6 शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता 2004 में दी गई थी। कब दी गई थी? 2004 में दी गई थी। ये 6 शास्त्रीय भाषाएं आपको मैप में दिखाई दे रही होगी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़। इसके अलावा ये उड़िया और ये संस्कृत। तो ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी? तमिल भाषा को सबसे पहले ऐड किया गया था 2004 में। इसके अलावा फिर संस्कृत भाषा को ऐड किया गया था 2005 में, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके बाद फिर कन्नड़ भाषा को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। इसके बाद फिर तेलुगु भाषा को दर्जा मिला था 2008 में। फिर मलयालम भाषा को दर्जा मिला था 2013 में। इसके अलावा फिर उड़िया भाषा को दर्जा मिला है 2014 में, उड़िया भाषा को दर्जा मिल चुका है। ठीक है, इसके ये क्रम थोड़ा गलत लग गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? तो गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था सितंबर 1984 ईस्वी में। गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन किया गया था, जीएसडीएस का। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गैर स्थायी सदस्य होते कितने हैं। तो 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। कितना होता है इनका कार्यकाल? 2 साल का होता है। देखिए, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 15 में से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और गैर स्थायी सदस्य जो होते हैं वो 10 होते हैं। और 10 सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। अब ये बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो मैं अभी आपको बताऊंगा संयुक्त राष्ट्र के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अभी आपको बताऊंगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्व को रोकना। किसके विरोधी तत्व को रोकना? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्व को रोकना इसका उद्देश्य है। और इसकी स्थापना का मुख्य श्रेय जाता है रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन और जॉर्ज क्लेमेंसो को। इसके अलावा इसके सदस्य कितने हैं? इसके वर्तमान में सदस्य हैं 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य हैं। 193वां सदस्य जो है वो दक्षिणी सूडान है। क्या है दक्षिणी सूडान? वो कब जुड़ा है? 2011 में जुड़ा है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप इसे। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसके 6 अंग होते हैं। 6 कौन कौन से अंग हैं? ये 6 के 6 अंग आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए, महासभा, सबसे पहला महासभा, फिर सुरक्षा परिषद, फिर आता है आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषद। मुंह से बोलेंगे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, फिर न्यास परिषद। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये इसके कुछ 6 अंग होते हैं, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा यूएनओ में कुछ भाषाएं भी हैं। भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यूएनओ में 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 6 भाषाओं को। ये 6 भाषाएं कौन कौन सी है ये पता होना चाहिए। ये 6 भाषाएं हैं, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी, और चीनी, अरबी, स्पेनिश। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और चीनी, अरबी, स्पेनिश। ये इसकी कुछ 6 भाषाएं हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके महासचिव कौन थे? इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, इसके वर्तमान में महासचिव हैं। इसके प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली। प्रथम महासचिव कौन थे इसके? त्रिगवेली थे। अच्छा, बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो संयुक्त सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ये 5 स्थायी सदस्य आपको पता होना चाहिए। ये 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इसके 5 सदस्य हैं। कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें 10 अस्थायी सदस्य यानी कि गैर स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है और इनको महासभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इनको महासभा के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। कितना था भैया? 943 था। आप इसे याद रखेंगे, यानी कि 1000 पुरुष थे तो 943 महिलाएं थी। ये है। अब हम जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। देखिए, जनगणना के मुख्य तथ्य के बारे में देखेंगे। 2011 की जनगणना जो है वो 1872 के बाद 15वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना? 15वीं जनगणना है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना है। ठीक है। अच्छा, भारत में जनगणना की शुरुआत करवाई किसने थी?
1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने भारत में जनगणना की शुरुआत करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी 1872 में। जब तो 1872 के बाद 15वीं जनगणना है ये 2011 की। और पूरी तरह से जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। यानी कि लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत तो करवाई थी, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं करवा पाया था। ठीक है, इसके अलावा ऑफिशियली अच्छी तरह से जनगणना किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने करवाई थी 1881 ईस्वी में। आप इसे याद रखेंगे। पहली स्वतंत्र जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी और भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना की शुरुआत 1977 में हुई थी। ठीक है, 1977 में भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना हुई थी। आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, जिसमें 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। इसमें 11,320 व्यक्ति रहते हैं पर वर्ग किलोमीटर पर। आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा भारत की कुल जनसंख्या घनत्व कितना? भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, पूरे भारत की बात करेंगे तो। ठीक है, ये हमने राज्य की बात करी है। जब हम पूरे भारत की बात करेंगे तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है भारत की जनसंख्या घनत्व। अच्छा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं पर वर्ग किलोमीटर पर। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान निकोबार। आप इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये आपको याद रखना, रट लेना है। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इतना अच्छा कंटेंट कोई भी फ्री में प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। केरल के कितना लिंगानुपात है? 1084 लिंगानुपात है। यानी कि 1000 पुरुष है तो वहां पर 1084 महिलाएं हैं, मतलब कि महिलाएं वहां पर ज्यादा हैं। और तमिलनाडु की बात, और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आ जाता है, यहाँ पे 995 है यहाँ का लिंगानुपात। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो अधिकतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पुदुचेरी है। कौन सा भी है? पुदुचेरी है। 1037 है, 1000 पुरुष है तो वहां पर 1037 महिलाएं हैं। और पूरे भारत का लिंगानुपात देखते हैं तो पूरे भारत का लिंगानुपात 943 है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा हम न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य देखेंगे तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो वो हरियाणा है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दमन दीव है। यहाँ का लिंगानुपात कितना? 618 है। ये आंकड़े भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके अलावा आगे है अधिकतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? देखिए, अधिकतम साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है। यहीं का लिंगानुपात ज्यादा है और यहीं की साक्षरता ज्यादा है। साक्षरता कितनी? 94%। यानी कि केरल के 94% लोग पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा मिजोरम की साक्षरता दर कितनी है? 91.3% है। यानी कि पहले नंबर पर केरल, दूसरे नंबर पर मिजोरम। याद रखेंगे इसे। इसके अलावा अधिकतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है अधिकतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। अब न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य की बात करेंगे तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य को क्या है? बिहार है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8% है और अरुणाचल प्रदेश की 65.4% है। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दादरा और नगर हवेली है। दादरा और नगर हवेली की न्यूनतम साक्षरता दर है केंद्र शासित प्रदेश में कितनी है? 76.2% है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया है, देखिए भारत की ओवरऑल पूरे भारत की साक्षरता की बात करेंगे तो 74.04% है। ये हमने राज्य की बात की थी, अब ये हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। पूरे भारत की साक्षरता दर 74.04% है और पूरे भारत में जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। इसके अलावा महिला की साक्षरता दर 65.46% है। कितना है? 65.46% महिला की साक्षरता दर, पुरुषों की 82.14% है। इसके अलावा पूरे भारत की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 74.04% है। ये याद रखना भैया, एग्जाम में आते हैं, इसे हल्के में मत लेना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और दूसरे नंबर महाराष्ट्र आ जाता है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसी तरह से अगर मैं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य की बात करूंगा तो वो सिक्किम है और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वो लक्षद्वीप है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम है और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? मेघालय की सबसे ज्यादा रही है दशकीय जनसंख्या वृद्धि, कितनी रही है? 27.8% रही है।
मेघालय की। ठीक है, ये कब से कब दशकीय का मतलब होगा 2001 से लेकर 2011 तक की ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर होगी। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की रही है 26%। कितनी रही है? 26%। और पूरे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे तो पूरे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है 17.64%। कितनी है भैया? 17.64%। जिसमें से नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 31.2% है और ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 68.8% है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे याद कर लेंगे। आपने याद कर लेंगे तो क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है और यहाँ से बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सांबर झील कहाँ स्थित है? तो सांबर झील कहाँ स्थित है? क्योंकि सांबर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है, सबको पता होगा राजस्थान में। अच्छा, ये पॉपुलर क्यों है सांबर झील? सांबर झील इस वजह से पॉपुलर है क्योंकि ये सबसे अधिक खारे पानी की झील है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में और भी झीलें हैं, कौन कौन सी हैं? राजसमंद झील है, पिछोला झील है, जयसमंद झील है, इसके अलावा डीडवाना झील और लून करसर झील, ये भी राजस्थान में झील है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा बात आ रही है इसमें उत्तर प्रदेश की। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी झील है जी, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? कृत्रिम झील कौन सी झील है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। कौन सी झील है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। इसके अलावा गुजरात में कुछ झील है, गुजरात में कांकरिया झील है, सूरसागर झील है और हमीर झील है, ये गुजरात की झीलें हैं। इसके अलावा केरल की बात करते हैं, केरल में है वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील, ये केरल की कुछ झील हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? ये सबको पता होगा। आरटीई कब आया था? 2009 में आया था। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसके कब आया था? ये 2009 में आया था। 2009 ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को कहां से संबोधित करते हैं? देखिए, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कहां से संबोधित करते हैं? ये करते हैं लाल किला से संबोधित। 15 अगस्त को 15 अगस्त को कहां से संबोधित करते हैं? लाल किला से प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं। अच्छा, तो 26 जनवरी को कहां से संबोधित करते हैं? देखिए, 26 जनवरी को प्रधानमंत्री संबोधित नहीं करते, प्रधानमंत्री झंडा नहीं फहराते 26 जनवरी को। 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। कहां पर? राजपथ पर। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, लेकिन 26 जनवरी पर कौन फहराता है? 26 जनवरी पर राष्ट्रपति फहराते हैं। कहां पर? राजपथ पर फहराते हैं। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रोमीटर। देखिए, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र का नाम है अमीटर। अब आप कहेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर केवल और केवल विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है कि उसमें विद्युत धारा है या नहीं। वो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, जबकि अमीटर विद्युत धारा को मापता है। आइए देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने में उपयोग होता है गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा वोल्ट मीटर जो है, ये वोल्ट मीटर क्या नापते हैं? विभवांतर को नापा जाता है वोल्ट मीटर से। इसके अलावा लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। इसमें देखा जाता है कि दूध की सांद्रता कितनी है, दूध की शुद्धता कितनी है, लैक्टोमीटर के द्वारा। इसके अलावा स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापते हैं। इसके अलावा मैंने और भी लिख दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर इससे क्या नापा जाता है? इससे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। इसके अलावा स्टेथोस्कोप, इससे हृदय की ध्वनि को सुना जाता है स्टेथोस्कोप से। इसके अलावा अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। और ऑक्सीनोमीटर से पौधों की वृद्धि को मापने में यूज होता है। ऑक्सीनोमीटर किसको मापने में यूज होता है? पौधों की वृद्धि को मापने में यूज होता है। और एनीमोमीटर वायु गति को मापा जाता है एनीमोमीटर से। तो उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? तो वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? तो वैशाली वज्जी की राजधानी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वज्जी। अच्छा, वज्जी, असाका, काशी और अंग, ये चारों के चारों महाजनपद हैं। तो आपको पता होना चाहिए भारत में कितने महाजनपद थे। भैया भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद के नाम पता होने चाहिए और इनकी राजधानी भी पता होनी चाहिए, एग्जाम में आता है। अच्छा, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कम्बोज से। सबसे पहले किससे स्टार्ट है? कम्बोज से। हमने यहाँ लिख भी दिया है, मैप में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कंबोज की राजधानी क्या है? राजपुर है। कंबोज के बाद आता है गंधार। गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। गंधार के बाद आता है भैया कुरु। क्या आता है? कुरु। ये है कुरु। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर है या फिर इसे इंद्रप्रस्थ भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्या हुआ?
कुरु के बाद आ जाता है पंचाल, ये है आपके पास पंचाल, यहाँ पर देखिए था पंचाल। पंचाल की राजधानी काम्पिल्य है। देखिए इसको हमने मैप में इस वजह से मेंशन कर रखे हैं, सारी चीजें मैप के माध्यम से इस वजह से समझा रहे हैं। अगर आप मैप लेकर आएंगे, 1 रुपए का मैप आता है मार्केट से, मैप में लेकर आए, मैप में से ड्रॉ कीजिए, लिखिए इस चीज को, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इस वजह से हमने इसमें मैप में, इसको हमने मैप में मेंशन कर रखा है। ठीक है, पंचाल, पंचाल की राजधानी क्या है, काम्पिल। पंचाल के बाद आता है कौशल। पंचाल के बाद क्या आता है, कौशल, कहेंगे हाँ कौशल, ये है कौशल। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती है। कौशल के बाद आता है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। ठीक है, ये महाजनपदों में से एक है। इसके बाद आता है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। इसके बाद आता है आपका अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन भी थी और महिष्मती भी थी। इसके अलावा वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। और वत्स के बाद आती है आपके पास चेदी। चेदी की राजधानी सूक्तिमती है। क्या है, चेदी की राजधानी सूक्तिमती है, आपसे याद रखेंगे। इसके अलावा फिर आता है मल्ल। क्या आता है, मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या है, कुशीनगर या पावापुरी मल्ल की राजधानी है। और मल्ल के बाद आ जाती है फिर आपकी काशी। और काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। काशी के बाद फिर आती है आपके पास मगध। ये है आपके पास मगध, काशी से नीचे मगध है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर, मगध की राजधानी थी। इसके बाद फिर आते हैं आपके पास अंग। और अंग के बाद में अंग आता है, अंग की सॉरी वज्जी आती है। वज्जी की राजधानी वैशाली है। और वज्जी के बाद फिर अंग आता है, अंग की राजधानी चंपानगरी है। फिर इसके बाद असाका आता है, असाका की राजधानी पौडन्य है। इसको असाका अशमक भी बोल देते हैं। ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में था, असाका महाजनपद। आप इसे याद रखेंगे, बाकी के 15 महाजनपद हमारे उत्तर भारत में ही रहे हैं। और एकमात्र जनपद, तो कौन, एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत का था, वो कौन सा, असाका महाजनपद है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, याद हो गया होगा। इस आप इसे ड्रॉ करेंगे, याद हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसे बच्चा बच्चा बता सकता है। निम्नलिखित में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है इसका सही जवाब, ऑप्शन सी। क्लोरोप्लास्ट में ना हरे रंग के पदार्थ होते हैं जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा ये क्लोरोफिल ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है। देखिए ये जो होते हैं लवक, लवक बोलते हैं, ये लवक होते हैं, लवक बोल सकते हैं या फिर इसको प्लास्टिड बोलते हैं। ये लवक बोल दो या प्लास्टिड बोल दो, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये सबसे बड़ा अंगक होता है। और 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। कौन कौन से, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और इसको बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, अब बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की। देखिए ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। और ये पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है, जैसे कि जड़ और भूमिगत तना। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे ल्यूकोप्लास्ट को। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, ये पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये हरे रंग को छोड़कर पौधों में जितने भी रंग होते हैं सभी के लिए उत्तरदायी होता है क्रोमोप्लास्ट। याद रखेंगे इसे, ये हरे रंग को छोड़कर पौधे में जितने भी रंग होते हैं वो सभी के लिए उत्तरदायी कौन सा प्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। जैसे कि सेब का लाल रंग किसकी वजह से होता है, एंथोसायनिन की वजह से। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से, लाइकोपिन की वजह से। पपीते का पीला रंग किसकी वजह से, फेरिकोजेंथिन की वजह से। गाजर का लाल रंग कैरोटीन की वजह से। और हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल की वजह से। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, ये हरे रंग का होता है क्लोरोप्लास्ट, और ये पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट को। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने बता भी दिया। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और ये कितने बार क्वेश्चन पूछा गया, पूछो मत कितने बार पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की अनुमानित कुल लंबाई कितनी है। यानी कि भारत में जो जलमार्ग है उनकी लंबाई कितनी है, अनुमानित लंबाई उनकी कितनी है। तो उनकी अनुमानित लंबाई 14,500 किलोमीटर उनकी अनुमानित लंबाई है। आप इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत करवाए गए थे। तो भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत करवाए गए थे। देखिए भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा करवाए गए थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें ऑप्शन में 1947 का भारत सरकार अधिनियम,
1935, 1909, 1919। तो इन सारे अधिनियम के बारे में हम अभी देख लेते हैं। देखिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में आया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों को स्वायत्तता दी गई और राज्यों का द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र शासन में द्वैध शासन ला दिया गया और एक मजबूत संघ का निर्माण किया गया। यानी कि आप इसे याद रखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा राज्यों को स्वायत्तता दी गई, तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा राज्यों को स्वायत्तता दी गई थी। और 1935 अधिनियम के द्वारा ही म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था और भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव करवाए गए थे 1935 ईस्वी में। प्रांतीय चुनाव 1935 ईस्वी में करवाए गए थे 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या कार्बन कॉपी कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद आती है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में देखते हैं। ये माउंटबेटन योजना पर आधारित था ये वाला अधिनियम, और इसमें दो अधिराज्यों को प्रावधान दिया गया था, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। दोनों अधिराज्यों के बीच की सीमा को निर्धारण करने के लिए एक सीमा आयोग का निर्धारण एक सीमा आयोग के द्वारा किया जाना था, और यानी कि दोनों राज्यों के बीच में सीमा का निर्धारण एक सीमा आयोग के द्वारा किया गया था, और उस सीमा आयोग के अध्यक्ष का नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। और इसकी वजह से ही तो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। आपसे याद रखेंगे, रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का मतलब विभाजन की रेखा है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम के द्वारा, ये अधिनियम जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। और इसने फूट डालो शासन करो के लिए मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था। किसने? 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। मुसलमानों को क्या दिया गया था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। आपसे याद रखेंगे। इसके अलावा 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया। इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। और इसे महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया और दो विषय बना दिए गए, जैसे एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय, ये विषय वायसराय के पास थे। इसके अलावा हस्तांतरित विषय, ये विषय भारतीयों को सौंप दिए गए थे। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन सबसे पहले कहाँ आयोजित किया गया था और कब आयोजित किया गया था? तो पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन 1855 ईस्वी में लंदन में किया गया था। आपसे याद रखेंगे, लंदन में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। और इस परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। और भारत में सिविल सेवा आयोग का गठन 1919 ईस्वी में हुआ था। भारत में सिविल सेवा आयोग का गठन 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था, जिसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसके अलावा 1922 ईस्वी में भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में कराई गई थी। किसमें, कहाँ कराई गई थी? इलाहाबाद में कराई गई थी। आपसे याद रखेंगे, भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। आपसे याद रखेंगे। अब हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में सिविल देखेंगे। देखिए, वर्तमान में हमारे संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक सिविल सेवा के बारे में चर्चा है। ठीक है, किसके बारे में? सिविल सेवा के बारे में चर्चा। और इस सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन कौन करवाता है? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग करवाती है। ठीक है, और इनके बारे में चर्चा भाग 14 में है। अब वर्तमान में हमारे संविधान में अब इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल हम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनते हैं। आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का सृजन होता है। ये अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, यही सिविल सेवक होते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन होता है। और अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन करते हैं? राज्यसभा और लोक सेवा दोनों मिलकर करते हैं अखिल भारतीय सेवा का गठन। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा कितने हैं? IAS, IPS और IFS, यानी कि 3 हैं वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा। कौन कौन से? IAS, IPS और IFS। IFS को 1 जुलाई 1966 को जोड़ा गया था। IFS को आपसे याद रखेंगे, ये सिविल सेवक होते हैं। ये सिविल सेवक ही हैं। IAS, IPS और IFS ये सिविल सेवक होते हैं। ठीक है। और अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि IAS पर नियंत्रण कौन रखता है? कार्मिक मंत्रालय IAS पर नियंत्रण रखती है। इसके अलावा IPS पर नियंत्रण गृह मंत्रालय रखती है। और IFS पर नियंत्रण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा IAS का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है?
उत्तराखंड में है लवासना के नाम से जिसे जानते हैं, वो आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है। उसका पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। ठीक है, याद रखेंगे आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर लवासना है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उसका पूरा नाम ये हमने लिख दिया है। इसके अलावा आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर। और आईएफएस का ट्रेनिंग सेंटर देहरादून में है, इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशासनिक अकादमी। तो ये कुछ इनके ट्रेनिंग सेंटर और इनके कुछ इन पर नियंत्रण करने वाले मंत्रालय, इन मंत्रालय को जरूर याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आर्टिकल 315 की। आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आपसे याद रखेंगे, देखिए इनके अध्यक्ष की नियुक्ति तो कर देते हैं ये, लेकिन ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं होते, इनको हटा नहीं सकते आसानी से, इनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लेकर आनी पड़ती है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए संसद में लेकर आनी पड़ेगी और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए विधान भवन में लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लेकर आनी पड़ेगी। और इनका कार्यकाल जो होता है 65 वर्ष की आयु तक ये कार्य करते हैं, या फिर 6 वर्ष की अवधि तक। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 साल के बाद स्वतः हट जाते हैं, और या फिर 65 वर्ष की आयु तक ये कार्य करते हैं, जो पहले हो जाए। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते, यानी कि ये राष्ट्रपति ने नियुक्त तो कर देते हैं लेकिन इन्हें हटा नहीं सकते। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा है? तो भारत गांधी के बाद किसने लिखा है? भारत गांधी के बाद जो लिखा वो लिखा रामचंद्र गुहा ने लिखा है। किसने लिखा है? रामचंद्र गुहा ने लिखा है। अच्छा, तो मुल्क राज आनंद ने क्या लिखा? जो इंपोर्टेंट बताओ, जो एग्जाम में पूछी जाती है और एग्जाम में पूछी गई है, तो वो है, देखिए मुल्क राज आनंद ने लिखी अनटचेबल, कुली और 2 पत्ते और 1 कली, ये लिखी है मुल्क राज आनंद ने। ये 3 पुस्तकें इंपोर्टेंट है, लिखी तो काफी है लेकिन 3 पुस्तक इंपोर्टेंट है। कौन कौन सी? अनटचेबल, कुली और 2 पत्ते और 1 कली। इसके अलावा खुशवंत सिंह ने लिखी है पाकिस्तान के लिए ट्रेन, ये खुशवंत सिंह ने लिखी है। और सिखों के लिए इतिहास, ये भी खुशवंत सिंह ने लिखी है। इसके अलावा आर के नारायण ने लिखी है द गाइड और मालगुडी डेज, ये आर के नारायण ने लिखी है। कौन कौन सी? द गाइड एंड मालगुडी डेज लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा किसकी विजय का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था? यानी कि आपको पता है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, तो किस विजय के बाद उसने अकबर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था गुजरात विजय के बाद। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। देखिए, हम थोड़ा सा अकबर के बारे में बताते हैं आपको, और अकबर के कुछ सैन्य अभियान के बारे में बताएंगे। ठीक है, अकबर के बारे में बताएंगे। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा, और अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। आपसे याद रखेंगे, हुमायूं का पुत्र था, सबको पता है। और अकबर के हम कुछ सैन्य अभियान के बारे में बताएंगे। हमने अभी यहाँ पर राजनीतिक अभियान का डिस्कस नहीं किया है, जब कोई अकबर का और क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें राजनीतिक अभियान को देख लेंगे। अभी हम सैन्य अभियान को देखते हैं। ठीक है, सैन्य अभियान में देखेंगे। सबसे पहले 1556 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था अकबर की सेना और हेमू की सेना के बीच में। अकबर की सेना और हेमू की सेना के बीच में सबसे पहले 1556 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे इसे। इसके अलावा 1556 ईस्वी में गोंडवाना पर अधिकार कर लिया था, और गोंडवाना पर अधिकार कर लिया था 1564 ईस्वी में, और इसमें अकबर के सेनापति आसफ खान के बीच में और वहां की रानी यानी गोंडवाना की रानी दुर्गावती के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की सेना विजयी हो गई थी और गोंडवाना पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा 1567 ईस्वी में मेवाड़ अभियान चलाया था अकबर ने, जिसमें मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को अपने कब्जे में किया था, और मेवाड़ के राजा उस समय उदय सिंह थे। उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? उदय सिंह थे। ठीक है, याद रखेंगे। और चित्तौड़, ये जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ को बचाने के लिए ही जयमल और फत्ता लड़े थे। काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जयमल और फत्ता किसके सेनापति थे? ये राजा उदय सिंह के सेनापति थे, और ये चित्तौड़गढ़ को बचाने के लिए लड़े थे। काफी बहादुरी से लड़े थे जयमल और फत्ते। इसके अलावा 1576 ईस्वी में मेवाड़ अभियान के तहत हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1567 ईस्वी मेवाड़ अभियान चलाया, जिसमें चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त कर ली थी अकबर ने। इसके बाद में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की सेना की तरफ से लड़े थे मान सिंह। कौन लड़े थे? मान सिंह लड़े थे। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था।
ठीक है, याद रखेंगे। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसके बाद फिर 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान चलाया और यहाँ पर विजय प्राप्त करने की खुशी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने, अब से याद रखेंगे। इसके अलावा फिर आते हैं 1586 ईस्वी में। 1586 ईस्वी में कश्मीर अभियान चलाया। कश्मीर अभियान, कश्मीर में यूसुफजई कबीले थे, यूसुफजई कबीलों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था और इन विद्रोह को दबाते हुए भी बीरबल की हत्या हो गई थी। ठीक है, बीरबल की हत्या यूसुफजई कबीले को विद्रोह को दबाते हुए हो गई थी। इसके अलावा फिर 1602 ईस्वी में जहांगीर ने जो कि अकबर का पुत्र था, जहांगीर ने अकबर के खिलाफ इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा और अबुल फजल को जहांगीर ने मरवा दिया था। किसके हाथों? वीर सिंह बुंदेला के हाथों मरवा दिया। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और इसके समय का सबसे अंतिम युद्ध था असीरगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध था? असीरगढ़ का युद्ध। और 1605 ईस्वी में डायरिया के कारण अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, टैक्सोल किस पौधे में प्राप्त किया जाता है? तो टैक्सोल किस पौधे से प्राप्त किया था? टैक्सोल यव के पौधे से प्राप्त किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।